0.57 का, और फुल वेव रेक्टिफायर में वो भी तो पूछा जाएगा ना। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या आएगा? तो बच्चों आप लिखोगे फॉर्म फैक्टर। पहले आपको फार्मूला अगर याद हो गया हो तो पढ़ के सुना दो। बता रहे हैं आई एवरेज अपान आई आर एम एस। अच्छा, आई आर एम एस अपान आई एवरेज, हाँ सही बता रहा है। और जब इसको बच्चों लिख लोगे ना तो पाई अपान 2√2 आएगा और इसकी वैल्यू 1.1 आएगा। तो बताइए अगर आउटपुट में 110 वोल्ट है तो कौन रेक्टिफायर? आउटपुट में 110 वोल्ट है तो कौन रेक्टिफायर? फुल। और अगर 157 वोल्ट है तो अब रेक्टिफायर पहचानना आ गया, क्योंकि हम सिग्नल को देखकर ही तो पहचानेंगे। हम बॉडी का कौन बीमारी है ब्लड के सैंपल से ही तो जानेंगे। तो ऐसे ही हम वोल्टेज के सैंपल से जान जाते हैं कि कौन वाला रेक्टिफायर लगा है, यहाँ तुरंत हम समझ जाते हैं। तो यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर है 1.1। बच्चों 6 नंबर आया रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर, इसके आउटपुट में एसी है और कितना है? गामा बराबर आई एसी अपान आई डी सी। कहाँ गया? इसमें डिवाइड करो ना। तो बच्चों अभी आप लोग लिखा था थोड़ी देर पहले आर एम एस अपान आई डी सी का स्क्वायर -1। और ये दोनों फैक्टर में रिलेशन क्या है? दोनों फैक्टर में गामा बराबर रूट के अंदर एफ स्क्वायर -1। बच्चों ये समझ आया? ये बहुत किसी अच्छे एग्ज़ाम में पूछ लिया है कि रिपल फैक्टर और फॉर्म फैक्टर में कौन सा रिलेशन है। अब आपसे मान लो कि कोई एक फैक्टर दे के दूसरा पूछ सकता है, तो हमें ये सारे रिलेशन पता होना चाहिए। यही अच्छे बच्चों की पहचान होती है, उसको सारे लॉजिक पता होता है। अब बच्चों आप एफ का मान रख लो, क्या दिया है? 1.1 ही तो दिया है। तो 1.1 का स्क्वायर और -1 कितना आएगा? 0.48। कितना आएगा? 0.48। इसका मतलब डीसी आउटपुट में, फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में 0.48 का मतलब है 48% अभी भी एसी है। पूरी तरह से एसी ख़त्म नहीं हुआ। कितना परसेंट है? 48% एसी है। जैसे किसी टीचर ने मान लो कह ही दिया कि आउटपुट में बच्चों अगर 2 एम्पियर डीसी है तो कितना एम्पियर एसी होगा, तो आप इस रिपल फैक्टर से जान जाओगे। तो रिपल फैक्टर से हम जान सकते हैं। और वो जो पूछने का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन जैसा ही हम लिख रहे हैं, तो लिखा जा रहा डीसी नहीं एसी इन आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इक्वल टू 0.48 इंटू करंट डीसी ना, ये हुआ। तो 0.48 में डीसी करंट का मल्टीप्लाई करोगे तो एसी करंट आउटपुट में हमें मिल जाएगा। यहाँ पे IAC लिख देना, अल्टरनेटिंग करंट IAC। ये रिजल्ट हो गया। बच्चों अब आखिरी में आपको क्या लिखना है? रिपल नहीं, इफ़िशियंसी लिखना है। ये तो हो गए सब। अब आप लिखो रेक्टिफिकेशन इफ़िशियंसी। आप लोग रेक्टिफिकेशन इफ़िशियंसी लिखोगे ना? बताओ मुझे, मैं लिखता हूँ। अब रेक्टिफिकेशन इफ़िशियंसी लिखवाना है आपको। रेक्टिफिकेशन इफ़िशियंसी नीटा परसेंट आउटपुट पावर IDC स्क्वायर RL अपान IRMS स्क्वायर। बच्चों RL प्लस RF होगा कि 2RF, क्योंकि यहाँ पे 2 डायोड है। अब मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि क्या होगा। RL तो लोड पे मिलेगा आउटपुट, उसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन इनपुट में जो करंट जाएगी वो पहले डायोड और दूसरे डायोड के थ्रू जा रही है। तो हमें रेजिस्टेंस RL प्लस लिखना है। RL प्लस RF लिखना है कि 2RF?
क्यों? एक समय में दोनों डायोड से करंट मिलेगा, तो फिर क्यों 2RF लिखेंगे? एक समय में तो एक ही डायोड में करंट जाएगी, दूसरे में तो करंट ही नहीं जानी है। तो फिर आपको RL + 2RF लिखना है कि RF 2RF नहीं लिखना है, क्योंकि एक समय में तो एक ही डायोड एक्टिव होगा ना। तो दूसरा डायोड जब इनएक्टिव है तो उसको क्यों लिखोगे? तो RL + RF ही होगा, 2 नहीं होगा। देखो ऐसा देखो, मैंने ऐसे अंदाज के ही बोला था ना 2RF। देखिए आपके मन में क्वेश्चन आ गया था ना 2RF। इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें क्या करना होता है, बहुत लेफ़्ट राइट करना होता है, आगे पीछे भी सोचे रहना होगा। नहीं एक बार एग्ज़ाम देने को मिलता है, अगर ख़राब हो गया तो फिर बच्चों 1 साल हो जाता है। इसलिए आगे पीछे ज़रूर सोचते रहना चाहिए कि क्यों हम 2 डायोड लिया, तो फिर हमें दोनों लेना है कि नहीं लेना है। ऐसे मन में क्वेश्चन करते रहना चाहिए। तो आपको एक ही लेना है, RL + RF लिखना है। अब हम चाहते हैं मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन इफ़िशियंसी फॉर नीटा मैक्सिमम। क्या बात करोगे अब इसमें? अरे इसकी वैल्यू तो लिखवाया नहीं आप लोग बच्चों लोग। IDC/IRMS अभी क्या लिखा था? फॉर्म फैक्टर में देखो कॉपी में π/2√2 लिखा था ना? अब उसका उल्टा करो, 2√2/π हो जाएगा, और 2√2 का स्क्वायर करो 8 हो जाएगा, और पाई का स्क्वायर करो π² हो जाएगा। अरे भाई फुल वेव में 4/π² था, तो उसका डबल कर दो 8/π²। कौन सी मुसीबत है, डबल कर दो। और यहाँ पे लिखोगे RL + RF × 100। बच्चों 0.40 से इसका डबल करनी है आप, 0.812 RL + RF × 100। फिर यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये इफ़िशियंसी हो गया 81.2 RL + RF, ये परसेंट में आ रहा। अब अगर हम चाहते हैं कि नीटा की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए, तो फिर डायोड का फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस आप नेग्लिजिबल ले लो, लगभग 0 ले लो, तो नीटा का जो मैक्सिमम इफ़िशियंसी आएगा 81.2% आएगा। तो क्या इस रेक्टिफायर से आपको पूरा वेव DC में कन्वर्ट हो पाया? नहीं हो पाया। ठीक है, क्यों नहीं हो पाया? अब उसमें कुछ पल्सेशन था, क्यों नहीं हो पाया समझाने जा रहा हूँ अब वही चीज़। और हम क्या करें अब बच्चों? आउटपुट में जो AC है, AC क्या कर रहा है? AC का काम क्या है? DC का काम क्या है? सीधे रहना। और AC का काम क्या है? उसको गिराना, मतलब नीचे लाना, वेव बनाना। तो AC का काम है उसको नीचे ले आना, और हम उसको हटाना चाहते हैं। तो अब आप लिखें टू मिनिमाइज, अगला लाइन, इतना सब लिखने के बाद अगली लाइन जो कॉम्पिटिटिव स्किल पे जा रहा है, आपके किताब की तो लाइन हो गई। अब आप लिखेंगे टू मिनिमाइज, ऐसे लिखो जैसे लिख रहा हूँ, टू मिनिमाइज पल्सेशन इन आउटपुट वी यूज फिल्टर सर्किट, तो मेरे को फ़िल्टर सर्किट लगाना है। अब वो फ़िल्टर सर्किट क्या करेगा? AC को पूरी तरह से रोक लेगा, बाहर AC आने नहीं पाएगा, AC को कन्वर्ट वो नहीं करेगा, लेकिन AC जो अभी 48% आ रही है वो AC आने नहीं पाएगा। अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे वो ऊपर वाला है, अगर उसमें AC करंट आता होता तो आप पढ़ ना पाते, उसमें नॉइज़ होता। जैसे कभी जब एक ख़राब हो गया था तो एक दिन देखो उसमें आप लोग पढ़ नहीं रहे थे, शायद IT वाला बैच चल रहा था, तो उसमें नॉइज़ हो रहा था, उसमें हमिंग साउंड आता है, जैसे लगता है कि कुछ गूं गूं करके बजता रहेगा अपने आप। इन्वर्टर में जैसे कभी
पुराने इन्वर्टर जब होते थे तो उसमें नॉइज़ आता था इन्वर्टर चलने पर। अभी भी कई इन्वर्टर ऐसे मिल जाते हैं कि जब लाइट नहीं रहेगा इन्वर्टर ऑन करोगे तो उसमें नॉइज़ आता है, पंखों से आवाज़ आता है। तो उसमें क्या आ रहा है, एसी आ रहा है, और एसी को हटाना है तो हमें क्या लगाना है, फ़िल्टर सर्किट। फ़िल्टर का काम क्या है, यही काम है ना, कोई चीज़ को निकालना है तो क्या लगाओगे, फ़िल्टर ही तो लगाओगे। तो इसलिए हम फ़िल्टर सर्किट लगाते हैं। अब बच्चों यहाँ पे रेक्टिफायर है, ऐसे बना दो कोई एक रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर ही ले लेता हूँ, कितना टाइम लगेगा बना लो। चलिए ऐसे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ। बच्चों आप यहाँ पे इनपुट दे रहे हो ऐसे, और ये रेक्टिफायर ऐसे लिखेंगे, रेक्टिफायर चाहे अब हाफ वेव लिखो चाहे फुल वेव लिखो इसमें, और ये इसमें करंट जा रही है, और इसमें हम फ़िल्टर लगाते हैं। फ़िल्टर में क्या होता है, फ़िल्टर में एक होता है रेजिस्टेंस, इसे लिखते हैं आरएल, और एक होता है कैपेसिटर, इसे लिखते हैं सी। और अब जो आउटपुट आएगा, ये आउटपुट में प्योर डीसी आएगा। क्या आएगा, प्योर डीसी। अब हमारा सही हुआ सिस्टम। अब हम इसमें डीसी निकालेंगे। यहाँ पे ये फ़िल्टर है, ये लोड मतलब एक रजिस्टेंस, आरएल मत लिखो, चाहे तो आर ही लिख दो। आर और सी लगाते हैं, आरसी सर्किट, आर और सी लगाते हैं। अब देखो जो अभी आ रहा था पल्स चित्र, फिगर टीचर बनाएंगे तो कैसे आपको समझना है। अभी क्या है, अभी आउटपुट में फुल वेव रेक्टिफायर आपने आखिरी में पढ़ा तो वही समझ लो बच्चों। अभी ये फुल वेव रेक्टिफायर ये वाला है, ऐसे करंट आ रही है, इसमें तो बड़ा पल्सेशन है। यही जो इसी को क्या कहते हैं, फॉल। ये जो नीचे आ रहा है उसे क्या कहते हैं, फॉल माने गिरना। ये कितनी बार गिरेगा, जितनी बार गिरेगा वही रिपिल है, वही समस्या है। जितनी बार ये नीचे आ रहा है वही समस्या है, और हम चाहते हैं कि ये गिरने ना पाए। अब इसके लिए हमने ये काम किया, आर और सी लगाया, दोनों सर्किट हमने आर और सी को पैरेलल में लगा दी। अब ये यहाँ पे है, यहाँ इसके ऊपर राइट करा दिया। अब क्या होगा, जब आप इस सर्किट को लगा दोगे ना तो ये एकदम सीधी करंट हो जाएगी बच्चों, एकदम सीधी करंट हो जाएगी, एकदम से सीधी, मतलब प्योर डीसी हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब ऐसे मैंने बनाया। इसके बाद फिर क्या करोगे, कॉपी में आप एक काम करोगे, इसको ऐसे धीरे धीरे उड़ा देना, मतलब लोगों को लगे कभी ऐसा था अब नहीं है, पहले ऐसा था, अब ये बिगड़ गया और ये आ गया। और ये आपको कौन सी करंट मिल गई, डीसी। एक सवाल आता है नीट आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, और उसको अच्छा क्वेश्चन दिया, उसका ऑब्जेक्टिव भी दिया है उस पर, और लिखा है रेट ऑफ फॉल। रेट ऑफ फॉल, रेट ऑफ फॉल माने यही जो नीचे 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 हो रहा है, और रेट ऑफ फॉल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/RC। मतलब अगर आप चाहते हो इसका रेट घटाना, क्या घटाना, रेट ऑफ फॉल माने ख़राब जो हो रहा है उसको अच्छा बनाना चाहते हो, तो रेट ऑफ फॉल को कम करना चाहते हो, तो हमें सी को क्या लेना है, ज़्यादा, आर को क्या लेना है, ज़्यादा। पूछा जाए कि सी की वैल्यू बढ़ाने पे क्या होगा, तो रेट ऑफ फॉल कम हो जाएगा, अच्छा डीसी हो जाएगा। बढ़ा लो, रजिस्टेंस बढ़ा लो, हमारा वो प्रॉब्लम कम हो जाएगा। हाँ, आउटपुट में वैल्यू ज़रूर घट जाएगी लेकिन वो स्मूथनेस बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ फॉल प्रोपोर्शनल टू 1/RC। बच्चों ये पेपर में आएगा, गोला भर देना, ये बात हो गया। तो देखो ये क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है अब,
लेकिन समय समस्या कर देता है बीच में रोज़। आज फिर यहाँ समस्या आ गया, यहीं रोकना पड़ेगा। अब बच्चों यहाँ पे चलिए, आज यहाँ रेक्टिफायर तक की बात तो हो ही गई। अब आप इसके आगे लिखोगे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ना है बता दूं आपको। इसमें आप पढ़ोगे बच्चों फोटो डायोड, फोटो डायोड, एलईडी, लेड इमिटिंग, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। इसके बाद आप पढ़ोगे सोलर सेल, सोलर सेल। इसके बाद आप पढ़ोगे लॉजिक गेट। अब ये सब अगले क्लास में होगा, अगले क्लास में ये सब कहानी हो जाएगा। अंतिम लाइन यही सब है। ये 4 टॉपिक, फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल, लॉजिक गेट, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। ये सब डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। ओके बच्चों, ठीक। क्या हो गया जी? हैं? ठीक।